नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। झील के बीच बन रही वेद होटल के निर्माण में सैकड़ों मजदूरों की जिंदगी लगी दांव पर। बिना लाइफ जैकेट के हिचकोले खाती चप्पू वाली नाव में बैठने को हो जाते हैं मजबूर। सूरत पुल बचाना है तो शहर के चिंतकों को आना होगा आगे। बिना विजन के चल रहे काम पर महापौर ने भी दर्शाई बेबसी। महापौर, उप महापौर सहित निगम के आला अधिकारियों की चाकरी करने वाले कर्मचारियों के बैठने के स्टूल तक हटाए। सुबह से लेकर शाम तक खड़े खड़े ही करनी पड़ती है जी हुजूरी। और पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी। पहले चरण में होने वाले मतदान स्थलों पर बैठने वालों को दिया अंतिम प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बेपर्दा हुए वर्धा समूह की। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार उदयपुर को कुछ दिनों में एक और सौगात मिलने जा रही है। लेक पैलेस की तरह ही झील के बीच एक आलीशान होटल पर्यटकों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब अगर ऐसा है तो यह आलीशान होटल भी अति रसूखदारों की ही होगी। इसलिए हम इस होटल पर कोई भी आक्षेप नहीं लगाना चाहते हैं। इसके पास बिल्डिंग की परमिशन, रेस्टोरेंट का लाइसेंस, पोल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट, एसटीपी प्रोजेक्ट और फायर सिस्टम सब होगा, क्योंकि इन विभागों से जुड़े अधिकारियों की ईमानदारी की मिसाल जग जाहिर है। इसलिए इस होटल के निर्माण से लेकर अंदर चल रहे कामों पर उदयपुर न्यूज कोई भी सवाल खड़ा नहीं करता। लेकिन किंतु परंतु करीब 500 से ज्यादा हाथ जो इस आलीशान होटल को खून पसीने से सींच रहे हैं, उनके जीवन का क्या? यही सवाल हमारे जहन में भी आया और हम चल दिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार करने। चलिए शुरुआत करते हैं उठ गया आलीशान होटल वर्धा से पर्दा का। यह है उदय सागर झील, जो शहर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है। इसके बीचों बीच एक आलीशान होटल का निर्माण हो रहा है, जो वर्धा ग्रुप की बताई जा रही है। हालांकि इसके शुरुआती निर्माण के साथ कई सवाल भी खड़े हुए थे और यह होटल काफी चर्चित भी रही थी। लेकिन समय के साथ सभी सवालों को अपने आप ही ताला लग गया और इसका निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि अब तक इस होटल में 101 आलीशान कमरों का निर्माण हो चुका है, जिनमें से एक कमरे के निर्माण की कीमत 40 से 50 लाख होगी। खैर छोड़िए इन बातों को, हम आपको असल खबर की ओर लिए चलते हैं, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। उदय सागर झील से आती इस नाव को देखिए। इसमें करीब 50 लोग अपना काम पूरा करके बाहर की तरफ लौट रहे हैं। उदय सागर झील के पास स्थित टीला खेड़ा गांव के छोर से रोजाना मजदूरों को लाने ले जाने का काम किया जाता है। जब हमारी टीम ने वहां का जायजा लिया और देखा तो चौंक गए। हिचकोले खाती नाव से उतरने वाले मजदूरों में से एक के पास भी लाइफ जैकेट नहीं था। सभी अपनी जान जोखिम में डालकर मजदूरी करने को मजबूर थे। चलो, आपने बड़ी नाव में ठसाठस भरे मजदूरों को उतरते तो देख ही लिया होगा, लेकिन अब हम आपको उदय सागर में चलने वाले अवैध चप्पुओं को भी दिखाते हैं, जो तेज हवा में पलटी खा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, करीब 2 चप्पू गांव के ही युवा चलाते हैं और मजदूरों को इनमें बिठाकर भी ले जाते हैं, वह भी 1-2 नहीं, करीब 15 से 20। जब इस तरह का सीन हमने कैमरे में कैद करना चाहा, तब भी नाव हिचकोले खा रही थी। किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहन रखा था। ये लोग चप्पू तक भी टेढ़े मेढ़े रास्तों से ही पहुंचते हैं। Siap. Kebetulan balik kalau
तो देखा आपने किस तरह वर्धा ग्रुप की आलीशान होटल के निर्माण के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर भी मजदूरी को यह लोग मजबूर है। ऐसा नहीं है कि वर्धा ग्रुप के पास बोर्ड नहीं है, लेकिन सुख सुविधाओं से सजी धजी बोर्ड ग्रुप के बड़े लोगों के लिए है। उस बोर्ड की सुविधा मजदूरों के लिए नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस तरह बिना हेलमेट या सीट बेल्ट पर सड़क पर चलने से चालान काट दिया जाता है, और इन दिनों तो लाइसेंस तक निरस्त होने लगे हैं। झील के बीच इतनी बड़ी लापरवाही पर कोई कार्रवाई न होना जिम्मेदारों की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर रहा है। वैसे हमने जब मजदूरों से बात की तो उन्होंने कबूल किया कि जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। उदय सागर झील में मगरमच्छ सहित कई ऐसे पानी के जीव हैं जो जान के लिए खतरनाक भी हैं। एक तो सभी को मरना ही है और पेट के लिए काम करना ही है। वहीं एक मजदूर ने तो कबूल किया कि पहले भी एक नाव यहां पर पलटी खा चुकी है। आइए मजदूरों और उनके परिवारों से आपको रूबरू करवाते हैं, जिनकी दिनचर्या में 30 मिनट रोज मौत का सफर होता है और उनका परिवार कुछ ही दूरी पर बसे घरों में दुआओं के साथ लौटने का इंतजार करता है। रास्ता यही से, एक ही से, दूसरा नहीं और है उधर बोट से, वो डंपर आते हैं अंदर, मतलब रेती आती है अंदर, नाम में चढ़ता है डंपर, सीधा अंदर बड़ी बोट। वो कहाँ है रास्ता? वो पनवाड़ी से। आप कितने जने हो? 16 जने हो। तो परिवार के साथ रहते हो यहाँ पे? नहीं, एक ही गांव के हैं। एक ही गांव के हो। कितने बजे जाते हो होटल जाते हैं हम मिनिमम यहाँ से निकल जाते हैं 8-10 पे निकल जाते हैं यहाँ से। कोई 8 बजे से पहले निकल जाता है, मतलब 8-8 बजे से कभी पहले निकल जाते हैं यहाँ से। और वापस छुट्टी कितने बजे होती है? हमें 5 बजे एक छुट्टी हो जाती है और 5:30 बजे जैसे बड़ी बोट लगे तो 5:30 बजे तक या 5:15 बजे तक यहाँ पे आ जाएंगे, और छोटी से ढोए तो टाइम लग जाता है। कितना टाइम से हो यहाँ पे आप लोग? मेरे को 6 महीने हो गए। 6 महीने से यही है। चप्पू वाली नाव भी तो है छोटी? चप्पू वाली, इसमें 3 नाव बोट है और एक है बड़ी, सबसे बड़ी है जो ट्रक को ढोती है, और एक लेबर वाली है। ट्रक वाली भी लेबर को ढो लेती है। अच्छा, हाँ, ट्रक वाली तो ढोएगी। ट्रक वाली तो ढो ही लेगी। हाँ, वो तो सारी सभी को एक ही बार में ले जाती है, एक बार में नहीं। यहाँ पर जब भी उसके 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कितने मिलते हैं दिन के आप लोगों को? दिन का नहीं, पूरा महीने का, कंपनी की तरफ से हमको। तो भी दिन दान की तो फिक्स होगी 400-500 रुपए कुछ भी? नहीं, हमारा है 10,500 रुपये मंथली है और 4 छुट्टी। 4 छुट्टी एक करके जाता है गेट में। वैसे 1000 आदमी चुनाव की एक करके जाएगा, आपको सभी दिख जाता हूँ। तो अब नहीं जाएगी? और तो कह नहीं सकता हूँ, छगन तो निकल गया होगा। छगन ना का कहाँ, वो गाड़ी में खड़ी था छगन की, अभी तुरंत मेरे सामने हुआ नहीं खड़ा हुआ। मैं खड़ा तो देख लो, आगे जाकर से चाकू में ले जाए तो वो डरने की बात नहीं है, सभी जाते हैं, पर झटक लगता है। तो जैकेट वैकेट नहीं पहनाते अंदर? अरे वो नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी ना आपको? नहीं आएगी। लगेगा हाँ आपको, इधर से उधर बोलो साला एकदम दिल से निकाल देना, साला हम है ही नहीं साले यहाँ पर। वो आराम से पहुँचते हैं। बाबा मैं जो बच्चा चलाता है वो। तो जैकेट वैकेट तो पहनने चाहिए क्या कम से कम? जैकेट पहनाते हैं बड़ी में क्या, साला आराम से सो के जाओ, बैठ के जाओ, कहते भी जाओ एंजॉय करके। आना जाना कैसे होता है? नाव से जाते हो? डर नहीं लगता पानी में? डर नहीं लगता? डर किस चीज़ का होता है? डर तो एक दिन तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। मजदूरी करेंगे तो भी जाना पड़ेगा। क्या पता नाव के चक्कर से भगवान ने ये भी लिख दे कि नाव के में बैठते ही मर जाए आदमी। कि एक मौत ऐसी भी होती है जो अपन फरते फिर लोग क्या कहते, अरे यार वो रास्ते पे वो आदमी नहीं निकलता तो बेचारा नहीं मर। तो भगवान थोड़ी झेलते हो बात को परवाह। तो भी नाव से जाते हो रोते हो, डर तो लगता होगा पानी में? देखो लगते हैं छोटे मोटे डर, तो वो छोटे आदमी लगते हैं। जैसे मतलब बड़ी बोर्ड है एक, उनमें गाड़ी जाती पूरी तरह की, इसमें तो कोई डराने बात है ही नहीं। छोटी वो छोटी है तो छोटी में थोड़ा बहुत वो झील यूँ हो जाती है। जैसे बड़ी बोट है तो वो तो यहाँ से वो गाय खड़ी जितनी बड़ी 2 लगी हुई है, 2 लकड़ी की है छोटी वाली, 2 छोटी एक बड़ी चप्पू वाली। हाँ, कौन चलाता है? छोरे चलाते हैं यहाँ के गाँव का। तो यहाँ से आप कितने रोज इधर से जाते हो और इधर से आते हो? वो कुछ पहनाते क्या, लाइफ जैकेट वगैरह कुछ पहनते हो क्या? वो जैकेट वैकेट पहनते हो क्या कुछ? हम हाँ, वो जैकेट पहन के जाते हो क्या नाव में? नहीं, ऐसे ही आते हैं जो अपनी वर्दी है। क्या मिलती है आपको? दिन के क्या मिलता है? वो किसी की हाजिरी है 300 भी है, 350 भी है, 400 भी है।
300-400 रुपए के लिए जान जोखिम में डाल के जाते हो आप लोग यार। हाँ, ये तो हेल्पर का मतलब है। 500, 600, 700 मिस्त्री का। परिवार यहाँ पे पीछे है और आप नाव में बैठ के वहाँ जाते हो, रास्ते में कोई हादसा हो जाए तो जैकेट वैकेट तो पहन के जाओ कम से कम। डर लगते मतलब, पर डर लगेगा तो क्या करें फिर? पेट को कैसे ऊपर थोड़ी भेजेंगे? पेट के साथ होता है ना सारे काम। जब अपने यही तो करवा रहा हूँ मेन तो मजदूरी, ये नहीं होता तो मैं ताजा मानी था आदमी, इसको खाली नहीं रहता नहीं है। कितने जने हो टोटल? खूब सारे यहाँ ये सब होटल वाला ना बना के दिए? ये होटल वाले ने। अब मैं क्या बताऊंगा, मैं तो ऐसे आया यार घूमने के लिए। घूमने तो क्या, मैं कल आया था किसी काम से, हो गया हो तो मेरे किससे मिलना था वो तो मैं मिल लिया। ये उदयपुर कोई बंदा अंदर काम करता है उससे मिलना था। तो बस फिर हाँ वैसे तो जा सकते हैं। कैसे जो आपके जो कोई आदमी है गया हो तो कल ही आया था। या मैं तो कल आया, मैंने देखा, मैंने कहा यार तो कोई पहचान का आदमी होगा आपका वहाँ अंदर, फिर आप गार्ड से यहाँ बोलेगा मेरा आदमी एक मिल के आने चाहता हूँ, जब जाने देगा। गार्ड को ऐसे सेट कर देता हूँ। हाँ तो बेस्ट। अब घूम के तो आया, देखे तो सही क्या है। हाँ तो देखो खूब बड़ी हो तो क्या मतलब अंदर क्या है? क्या होटल है ना? होटल है। होटल मतलब ये वो ठहरने वहरने की थोड़ा है, ठहरने वहरने का थोड़ा। अरे बन रही है अभी तो अभी चल तो रहा बन है, रही भाई साहब, बन रही है अभी, बहुत काम चल बड़ी रहा है। काम चल रहा है। वो तो बुक होगा ना कमरा इनका। अच्छा ये थोड़ी जो वहाँ गियर उसकी लेर खाइर पाचा नहीं। हाँ, वही है ठहरने वहरने का सब ठहरने का है ना? वही तो पूछ रहा हूँ। रात 2 दिन 3 दिन 4 दिन अच्छा कितने भी दिन, महीना 2 महीना तो ये तो काफी टाइम से बन रही है, इसको काफी टाइम हो गया। इनको हो गया 25-20। कितने समय से कर रहे हो यहाँ पे? है करीबन 3 महीना है, 3-4 महीना, दीपावली से ही मान लो। अच्छा, क्या करते हो आप अंदर? कलर का काम। अच्छा, कैसे इसे नाव से आते हो, नाव से जाते हो सब? नाव से आते, नाव से पहले कभी किया ऐसा काम? पहले तो कभी नहीं किया नाव वाला? ऐसा मौका पहली बार ही आया था। वैसे तो बहुत किया, कम से कम 30 साल तो है ही वेलकम काम करते करते, लेकिन पहली बार आया। डर नहीं लगता है क्या? डर नहीं लगता। नहीं लगता? मौत से क्या डरना है, वो तो एक बार आएगी। वो नहीं बचेगी, वो तो आना ही है। जीवन मरण ये दो तो लिख दिया है, वो तो कभी भी आ सकता है। कितना मिलता है दिन का? दिन का मिल जाता 600 रुपए। 600 रुपए के लिए नाव में बैठ के आते हो? नाव में बैठ तो कुछ जैकेट वैकेट पहना के नहीं भेजते आपको? लाइफ जैकेट वो कुछ पहना के नहीं भेजते यहाँ से? सिर्फ पहने बस यही है। अरे वो नहीं, वो नाव में जाते हो तो वो पहनाते हैं? वो कुछ नहीं पहनाते, बेल आई जाती देख लो तुम, एकदम ठोक के बच जाएगी। क्यों नहीं पहनाते? पहन के जाना चाहिए आपको, है जी, पहन के जाना चाहिए। पैराशूट वगैरह हाँ, नहीं, ऐसा नहीं पहनाता? वो बड़ी गाड़ी अभी आती तुम देखो, हमें कम से कम 2-2.5 से एक बार में भर जाएगा। जिस आ रही जनता सब एक बार में चढ़ जाएगी। और छोटी नाव भी तो आती है? छोटी भी आती है, उसमें वो नहीं पहनाते ऐसे ही। उसमें नहीं पहनाते? उसमें गए कभी? हाँ हाँ, कई बार गए इसमें। उसमें डर नहीं लगा? ठीक काम करते हो यार आप, है? ठीक काम करते हो आप भी यार। नहीं डर फर्क बम बाउंड्री सी बनी है ना चारों में, तो उसको पकड़ के बैठ जाओ। वो गलती तो है, लेकिन कभी उन्हें लगता? कभी मतलब लगता है, मतलब पहली बार बैठो तब लगता है, काफी दिन हो जाते फिर नहीं लगता, लेकिन वो डूबेगी नहीं। डूबती तो ये जो बागो एक साइड में ही सारे लोग हो जाए। कभी तो कुछ हुआ ऐसा? कभी कुछ थोड़ी हुआ? बताते बहुत दिन पहले हुआ तो था। क्या हुआ? डूब गई थी एक बार, डूब गई? बहुत दिन पहले हुआ, जब से आदमी कुछ कम कर दिए, कम ले जाते हैं, मतलब जहाँ पहले भर लेते 50-100 आदमी लगे, 30 आदमी जाते हैं।
उदयपुर शहर के विभिन्न स्थानों के नामकरण उनकी बनावट के आधार पर हुए हैं। ऐसे में शहर का वह स्थान जहां सूरज की किरणें सबसे पहले दिखाई देती थी, उसका नाम सूरजपोल चौराहा पड़ा। राजा महाराजाओं के काल में शहर की जनता के पास साइकिलें हुआ करती थी और कुछ एक समृद्ध परिवारों के पास स्कूटर भी हुआ करते थे। ट्रैफिक के दबाव भी कम था, लेकिन शहर की सड़कें चौड़ी हुआ करती थी। सूरजपोल चौराहे से आने जाने वाले सभी वाहन बड़ी आसानी से निकल जाया करते थे। लेकिन जब से लोकतंत्र आया है, तब से बदलती सरकारों ने अपनी इच्छा के अनुसार चौराहों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया और अब तो सूरजपोल चौराहे की हालत यह हो गई है कि यहां से निकलने वाले वाहनों की संख्या अधिक और सड़क की चौड़ाई कम हो गई है। ऐसे में आने जाने वाले सभी वाहनधारी भी परेशान हैं और सभी व्यापारी भी खासे परेशान हैं और आमजन में तो काफी रोष है। आप सभी ने हम चौड़े बाजार सकड़ा वाली कहावत तो सुनी ही होगी और ये कहावत इन दिनों उदयपुर शहर पर चरितार्थ होती दिखाई भी दे रही है। शहर का सबसे खूबसूरत चौराहे सूरजपोल को इन दिनों स्मार्ट सिटी के मद्देनजर मनमर्जी की भेंट चढ़ाया जा रहा है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को स्मार्ट बनाने का कार्य भी जोरों शोरों पर है, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अब शहर अपनी सुंदरता खोता जा रहा है। शहर का सूरजपोल चौराहा जो उदयपुर की पहचान हुआ करता था, अब अपने अस्तित्व को खोज रहा है। राजा महाराजाओं के काल में न तो डिग्रीधारी इंजीनियर हुआ करते थे और ना ही आज की तरह के वैज्ञानिक, लेकिन फिर भी शहर की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चला करती थी। लोकतंत्र आने के बाद शहर की व्यवस्थाएं भी राजनीति की शिकार होती चली गई। सूरजपोल चौराहे पर चौराहे की गुमटी से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाले गार्डन के बीच सड़क जो कभी आवाजाही का मार्ग प्रशस्त करती थी, उनसे तो मानो नगर निगम निगल ही गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आइए हम आपको सबसे पहले के सूरजपोल, उसके बाद के सूरजपोल और वर्तमान के सूरजपोल की बिगड़ी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। उदयपुर शहर को स्मार्ट बनाने के लिए निगम द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा भी मिल चुका है, लेकिन निगम द्वारा किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है उदयपुर शहर को स्मार्ट बनाने के लिए, यह सोचने वाली बात है। उदयपुर शहर के सूरजपोल चौराहा अब अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सूरजपोल चौराहे की इस गुमटी को पता नहीं कितनी बार तोड़ा गया और पता नहीं कितनी बार इसे बना लिया गया, और शहर में हो रहे विकास कार्य के नाम पर नगर निगम एक तरफ तो शहर में सड़कों को चौड़ा करने का काम कर रही है, वहीं उदयपुर शहर के इसी सूरजपोल चौराहे पर जो निगम द्वारा चौराहे को बड़ा किया जा रहा है और सड़कें सकड़ी की जा रही है। अब यहाँ यह बात समझ से परे है कि किस तरह से हम चौड़े बाजार सकड़े वाली जो कहावत है वो यहाँ पर चरितार्थ होती है। आप देख सकते हैं कि शहर में सूरजपोल चौराहे पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है और इस चौराहे की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। हमने यहाँ के लोगों से भी बात की थी और उनका कहना था कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर अब अव्यवस्थाएं फैलती जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सूरजपोल चौराहे के अस्तित्व को बचाने के लिए निगम अपनी गहरी नींद से उठेगा या स्थिति यूं ही यथावत बनी रहेगी। उदयपुर न्यूज के लिए अभिषेक जोशी। तो देखा आपने किस तरह सूरजपोल चौराहे के अस्तित्व को ही उन जिम्मेदारों ने खत्म कर दिया जिन्हें हमने काफी आशाओं के साथ सुपुर्द किया था। शहर की जनता भी दबे स्वरों में यही सवाल पूछ रही है कि आखिर सूरजपोल चौराहे की पहचान को क्यों दबाया जा रहा है और क्यों निर्माण की आड़ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बगीचे को डेवलप किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में सूरजपोल का नाम ही खत्म कर दिया जाए और इस चौराहे को श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे की पहचान दे दी जाए। निगम के कर्ता धर्ता स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सभी जिम्मेदार भले ही शहर को स्मार्ट बनाने के लिए सूरजपोल चौराहे पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर रहे हों, लेकिन शहर की जनता इनके इस निर्णय से नाराज है। बड़ा तो कर दिया इन्होंने खूबसूरत बनाने के हिसाब से, और ट्रैफिक का जो उनका दबाव है उनकी तरफ से बिल्कुल उनका प्रशासन का ध्यान नहीं इस मामले में, क्योंकि ट्रैफिक हमारी जो होटल के बाहर जो रोड जा रही है उसमें मतलब 7 रोडों का ट्रैफिक आ रहा है एक तरह से, मतलब
तो शाम को और सुबह इतनी ट्रैफिक जाम होता है, पूछो मत यहाँ पे खाली एकदम। और कम से कम ये जो आगे छतरी के आगे उन्होंने गोल चौराहा किया उन्होंने, वो राउंड किया उन्होंने, वहाँ पे रोड बहुत सकरी कर दी उन्होंने। और मतलब इतना दबाव होता है, पूछो मत एकदम ट्रैफिक का एकदम। किस तरीके से नहीं, मैं हमारे हिसाब से हमारे जितने भी हमारे आपस के साथ में दुकानदार हैं, सबको ऐसे ही महसूस हो रहा है कि ये बनाए जो बहुत गलत बना रहे हैं। मतलब यूँ मान लो अभी ये बनाए के भी जाएंगे तो फ्यूचर में उनको वापस मतलब मजबूर सोचने को मजबूर करना पड़ेगा कि क्या किया जाए इसका टॉपिक चौराहे का। मतलब आप सही है। वैसे देखा जाए ट्रैफिक के हिसाब से पहले बहुत अच्छा था, मतलब क्योंकि इससे जिसको भी जाना था वो पूरा रोड चौराहे क्रॉस घूम के नहीं आना पड़ता था, उनको सीधा ट्रैफिक निकल जाता। और रात को बड़े बड़े टोले आते हैं, वीडियो कोच आते हैं, रात को 10-11 बजे तक यहाँ पे टूरिस्ट भी रहते हैं, लोकल भी रहते हैं। और पास में हमारे जो भी दुकानदार है, दूध की दुकान है आगे जैसे, तो काफ़ी मतलब संख्या में पर्यटक भी रहते हैं, वो लोकल उदयपुर के भी रहते हैं। तो उनको काफ़ी मतलब महसूस होता है कि मतलब कोई केस नहीं हो जाए, कोई हादसा नहीं हो जाए। मतलब यहाँ पर खाने की काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है हमारे। तो हालांकि होटल पैक है, इतना मिट्टी नहीं आ रही है, फिर भी हमारे जो नाल का पोर्शन है वहाँ पे हमने गेट नहीं लगाया, तो इतनी मिट्टी आती है पूछो मत, तो काफ़ी धूल मिट्टी आती है। ये चौराहे के अंदर जिस ढंग से ये गार्डन का जो पार्क बनाया जा रहा है, ये एकदम बिल्कुल गलत तरीके से बनाया जा रहा है। हेवी ट्रैफिक जो चारों तरफ से सूरजपुर चौराहे पे ट्रैफिक का दबाव रहता है, उस ट्रैफिक को अंदर की साइड कन्वर्ट करके और बाहर निकाला जा रहा है। जो अंदर का सारा ट्रैफिक बाबू बाजार का, सूरजपोल का, ये सारंग मार्ग, गुलाबबाग रोड से जितना भी ट्रैफिक आता है यहाँ पे 24 आवर्स मतलब सवेरे से शाम तक जाम की स्थिति बनी हुई रहती है। पैदल चलने वालों को भी जगह नहीं मिल पाती है। तो चौराहे पहले छोटा हुआ करता था, जो इधर का ट्रैफिक इधर से निकल जाता और अंदर का ट्रैफिक अंदर से होकर यहाँ पे कन्वर्ट जाता। अब उसको पूरा टर्न करने के बाद में जो ये खाली पड़ी हुई जगह थी उसको पूरा कवर करके और पूरा चौराहे संकड़ा कर दिया। हाँ, सड़क हुआ करती थी, वो सही थी। और ये अभी जो बनाई है वो बिल्कुल गलत बना रखी है। हाँ, सड़क को गार्डन में ले लिया। नहीं, ये और ज्यादा बिगड़ गया ट्रैफिक। आम जनता भी परेशान हो गई है। यहाँ के जितने भी व्यापारीगण हैं इतने परेशान हो गए जिसकी कोई हद नहीं। उनको खुद की गाड़ी खड़ी रखने की जगह भी नहीं मिल पाती है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो चौराहा बनाया जा रहा है बेहद ही बेढंग से बनाया जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होने लग गया। ट्रैफिक की समस्या सोल्व कर सर्वप्रथम प्रयास में ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। ट्रैफिक शाम को आओ 4 से लेकर 8 तक इतना रहता है कि एक स्कूटर निकलना, पैदल निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी चौराहा इतना नाजायज तरीके से बड़ा बढ़ा दिया। दूसरा, फुटपाथ और बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके आगे पार्किंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ट्रैफिक निकलेगा कैसे? सड़क कहाँ रह जाएगी? मेरा निवेदन है कि अपने को सिर्फ ट्रैफिक का कंट्रोल करते हुए काम करना है। ये ट्रैफिक तो कंट्रोल नहीं कर रहा है, कल स्मार्ट सिटी का हुआ बना करके गुमराह करें सूरजपुर व्यवसाय और उदयपुर वालों को। मेरा निवेदन है सुचारू रूप से काम करें। हाँ, छोटा हो जाएगा तो गाड़ियाँ व्यवस्थित तक निकल जाएगी ना। इतना बड़ा बना से मतलब क्या निकला? पुराने जमाने से व्यवस्था बनी हुई है, वो अच्छी शानदार, वो चौराहे की व्यवस्था बड़ी शानदार थी। उसी अनुसार अगर काम करते तो बेस्ट रहता। अब 3 तरह का ट्रैफिक को एक ही रोड पर डाल दिया। बस स्टैंड का ट्रैफिक भी डाल दिया, फतेहपुर ट्रैफिक भी डाल दिया, बापूजा भी डाल दिया, गुलाबबाग का ट्रैफिक भी डाल दिया, तो चारों तरफ की गाड़ियाँ एक ही चौराहे पे आ जाती। इसलिए व्यवस्था की गई है, क्या संतुष्ट हो? इससे हम संतुष्ट नहीं। निगम करे, स्मार्ट सिटी वाले करे, कोई भी करे, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। हमारा ही निवेदन है। स्मार्ट सिटी तो कर रही है। हाँ, वो तो है। प्रदूषण से कोई नहीं है, वो तो खाद पदार्थ तो सावधान रखेंगे, ढक रखेंगे तो उसका तो समाधान हो जाएगा। इसी बात नहीं, सबसे बड़ा फाइनेंस पॉइंट है अपना ट्रैफिक का, उसको कंट्रोल करना है। स्मार्ट सिटी तो करनी ही करनी है, उसके साथ ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना है। उसके साथ ये ना हो जाए कि अपन ट्रैफिक में उलझ जाए और जनता में जो अपना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अपन लोकल बाहर का जो आदमी आता है, गुजरात से आता है, टूरिस्ट आता है, वो यहाँ के ट्रैफिक फंस जाता है। मेन समस्या उसकी। रात को बड़ी गाड़ियाँ आती है, रात को ट्रोले वगैरह आते हैं, बड़े वीडियो को जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसमें बहुत बड़ी भारी समस्या रहती है। और स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, घूमते वक्त पलटने का भी खतरा रहता है। और एकदम यू टर्न, उस यू टर्न को अगर थोड़ा कम कर दें तो हो सकता है कुछ अपने को फायदा मिलेगा। तो सुना आपने सबसे ज्यादा परेशान हो रहे व्यापारियों का क्या कुछ कहना है। ऐसे में जब हमारी टीम ने सालों तक इंजीनियरिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवाकर देश को कई कीर्तिमान देने वाले महापौर जीएस ताक से बात की, तो उन्होंने बेबस होकर यह कह दिया कि अगर स्मार्ट सिटी के कर्ता धर्ता मेरी बात मानेंगे तो मैं जरूर इस चौराहे को सुधारने में कुछ कर सकता हूँ। सूरजपुर चौराहे को सर जिस तरह से लगातार बड़ा किया जा रहा है और सड़क संकड़ी होती जा रही है, ट्रैफिक का दबाव काफी है, वहाँ के व्यापारियों में भी आक्रोश है, वो भी काफी गुस्से में है। सर कैसे क्या सही हो पाएगा? ये चूंकि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है और इसको समस्या को मैं आपके बिहाफ के ऊपर
स्मार्ट सिटी से डिस्कस करूंगा और इसका भी हल निकालने की कोशिश करूंगा या उसे समझूंगा कि ऐसा आपने क्यों कर रखा है। ये मानेगा, जब मेरी बात मानेंगे तो करूंगा ना मैं। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 New Navratna Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660-733-167। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। देश भर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी विभिन्न मांगों को लेकर 8 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठन की समन्वय समिति के तत्वावधान में देश की 10 प्रमुख केंद्रीय यूनियन द्वारा श्रमिकों की 12 सूत्रीय मांगों के लिए एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी औद्योगिकी बंद रहेगा। संयोजक PS खींची ने बताया कि 8 जनवरी को टाउन हॉल से रैली का आयोजन किया जाएगा, जो कि सूरजपोल, बापू बाजार, दहली गेट होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। इस रैली में इंटक, एटक, सिट्टू, पोस्टल यूनियन,
बैंक यूनियन, BSNL, मेवाड़ वागड़ मजदूर यूनियन, अखिल राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ सहित कर्मचारी संगठन शामिल होंगे। आपको बता दें कि बैंकिंग क्षेत्र में SBI की शाखाएं बंद में शामिल नहीं होगी, जबकि अन्य सभी बैंक बंद रहेंगे, जिसके चलते एक दिन में करोड़ों का कारोबार प्रभावित होगा। केंद्रीय श्रमिक समन्वय समिति उदयपुर 8 जनवरी 2020 को राष्ट्रव्यापी 10 प्रमुख संगठनों द्वारा 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे राष्ट्र में हड़ताल रहेगी। उसके तहत उदयपुर के अंदर भी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एटक, इंटक, C2 और कई BSNL और बैंक के कर्मचारियों के साथ में रैली का आयोजन किया जाएगा, जो सूरजपोल होते हुए डेलीगेट पर जाकर और कलेक्ट्रेट पर सभा में परिवर्तित हो जाएगी। क्या मांगे रहेगी? हमारी बैंकिंग के संबंधित जो मांगे हैं, हमारा 11वां वेतन समझौता आज 25 महीने पूरे होने के बाद भी लागू नहीं हुआ है। इसके साथ ही बैंकों में खाली पदों को भरा जाए और बैंकों का विलय बंद किया जाए और 10 लाख करोड़ के करीब NPA है, उसको वसूली के लिए सरकार कारगर कदम उठावे। उसके लिए हम राष्ट्रपति के नाम द्वारा जिला कलेक्टर एक ज्ञापन भी देंगे, जिसके लिए हम प्रदर्शन के साथ में एक हड़ताल का वृहद रूप से आयोजन करके इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारी मजदूर और कर्मचारियों की मांगों को तुरंत मान लिया जाए। इस हड़ताल से कितना प्रभावित होगा कारोबार? इस हड़ताल से पूरे देश के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर एक हड़ताल अगर होती है तो कम से कम ही 50,000 करोड़ के करीब एक दिन का कारोबार प्रभावित होता है और 400 करोड़ का नुकसान पूरे देश के अंदर होता है। कहते हैं यदि मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। ये कर दिखाया है उदयपुर जिले से सटे सबलपुरा गांव के कैलाश दांगी ने। 25 नवंबर को कैलाश दांगी मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए सुखदेवी माता मंदिर से रवाना हुए, जो 35 दिन की अपनी यात्रा पूरी कर सोमवार को गांव लौटे। सबलपुरा गांव में पहुंचते ही कैलाश का ग्रामवासियों ने फूल मालाओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया और मां वैष्णो देवी के जयकारे भी लगाए। कैलाश ने बताया कि इस पूरी यात्रा में उन्होंने अनेक पड़ाव पार किए और पूरे रास्ते में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा, कन्या भ्रूण हत्या पर कई संदेश देते हुए देश हित में लोगों को जागरूक किया। कैलाश की इस यात्रा का मकसद अन्य भक्तों को भी प्रोत्साहित करना है कि वह दिन भर की भागदौड़ और समय के अभाव में चाहकर भी यात्रा नहीं कर पाते हैं। इधर कैलाश के गांव लौटते ही गांव के नवयुवकों ने भी खुशी का माहौल है और उन्होंने कैलाश की यात्रा पूरी करने के उपलक्ष्य में भोज का भी आयोजन रखा। 25 नवंबर को हम यहाँ बेदला माता जी मंदिर से निकले थे माँ वैष्णो देवी के दरबार के लिए। इस पूरी यात्रा में हमें कम से कम 35 दिन लगे। 35 दिन में हमने 1385 किलोमीटर का जो फासला था उसको तय किया था और रास्ते में हम बेदला माता जी से निकलते हुए नाथद्वारा, किशनगढ़, अजमेर, चूरू, राजगढ़, हिसार होते हुए पठानकोट और पठानकोट से सीधा जम्मू निकले थे। रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, उनसे खूब सारी बातें की। यात्रा का मुख्य उद्देश्य तो साथ ही साथ जो संदेश था उसका था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण संरक्षण। और यात्रा के साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हम किसान वर्ग से आते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो किसान हैं उनका गवर्नमेंट अच्छे से ध्यान रखे और माता रानी से भी प्रार्थना की कि भगवान इंद्र की जो कृपा दृष्टि हमारे किसानों के ऊपर बनी रहे। और दूसरा जो है, बेटियों के लिए गवर्नमेंट को कुछ अच्छा सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि सबको आराम से अपनी ज़िंदगी जी सके। कैलाश हमारा भाई छोटा सबलपुरा से वैष्णो देवी की पैदल यात्रा करके हमारे घर वापस सकुशल लौटा है। इसको एक पूरे हमारे गांव की तरफ से और सभी नवयुवक मंडल के साथियों की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसने जो कार्य किया है बहुत ही अच्छा और एक हिम्मत वाला कार्य किया है। इसने जो भी यात्रा में जो भी दर्द देखे, दुख देखे, फिर भी इसने अपनी यात्रा को सफल करके वापस हमारे गांव सकुशल लौटा है। उसके लिए इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या सम्मान कर रहे हैं आज पूरे गांव वाले? आज पूरे गांव वाले मिलके इसके सामूहिक भोज की व्यवस्था करेंगे और सभी गांव वाले भोज रखेंगे और इसका अच्छा सा सम्मान करेंगे। उदयपुर जिले में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर है। एक और चुनाव दल को लगातार निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर चुनाव सामग्री को भी तैयार
तैयार किया जा रहा है। भंडारी दर्शक मंडप में चुनाव सामग्री तैयार करने से जुड़े कर्मचारी आरओ के बैग तैयार कर रहे हैं। कोटड़ा, बड़गांव, भिंडर और वल्लभनगर क्षेत्र में होने वाले चुनावों के लिए सामग्री अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जिसे अब अधिकारियों के निर्देशन में मंगलवार को रवाना किया जाएगा। सामग्री बैग में चुनाव पूर्ण कराने से जुड़े सभी दस्तावेजों को सावधानी से पैक किया गया है। चुनाव सामग्री पैक करने में 45 कर्मचारी जुटे हैं, जो 648 पंचायतों के लिए सामग्री पैक कर रहे हैं। दूसरी ओर जिला परिषद सभागार में मतदान दलों का प्रशिक्षण जारी है। प्रोजेक्टर के माध्यम से मतदान कराने वाले कर्मचारियों को मतदान की प्रक्रिया बारीकी से समझाई जा रही है। जो कर्मचारी दिन भर साहब लोगों की चाकरी करने के लिए उनकी एक घंटी पर दौड़ पड़ते हैं, उन कर्मचारियों को बैठने तक की बेंच छीन ली जाए तो क्या होगा। सुबह 10 से 5 बजे तक उन्हें खड़ा ही रहना है। यह सजा नहीं तो और क्या है। वैसे किसी भी विभाग में ऐसा होता नहीं है, लेकिन जैसे ही उदयपुर नगर निगम में भाजपा का छठा बोर्ड बना, इस तरह का तुगलकी फरमान जारी हो गया है। महापौर हो, उप महापौर हो, आयुक्त हो या कोई भी अधिकारी, उनके बाहर खड़े रहने वाले कर्मचारियों के लिए एक स्टूल तक नहीं है। आपको बता दें कि पहले बेंच भी हुआ करती थी, जिसमें कर्मचारी और आगंतुक इंतजार कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जी हां, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की बेंच इन दिनों छीन ली गई है। ऐसे में जहां पहले जो बेंच चपरासी बैठते थे, अब वे दिन भर नौकरी के दौरान खड़े रहने को मजबूर है। यही नहीं, यहाँ एक बुजुर्ग महिला गंगाबाई गमीती है, जो कि 20 साल से निगम में अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन अब वह दिन भर उपायुक्त साहब के बाहर खड़े रहकर फाइलें इधर से उधर ले जाने, आने वाले विजिटर्स की पर्ची को अंदर ले जाने का काम करने के साथ ही दिन भर खड़ी ही रहती है। सुनिए वृद्धा और निगम में किसी काम को आए शख्स का क्या कुछ कहना है। जगह है नहीं, बड़ी चीज हटाई। क्यों हटाई? क्या पता साहब। तो अभी दिन भर खड़ा रहो आप। क्या कितनी उम्र कितनी आपकी? तो दिन भर थक जाता होगा नहीं आप? है भाई, दिन भर थक जाता होगा बाबा? हाँ भाई, लगा के दीवार थकना था। बैठो बैठो व्यवस्था नहीं है आप बैठे? पहले तो थी। पहले थी। पहले बैठा कहीं हटवाई कुर्सी। ये साहब है भारत जी भी साहब, उप महापौर साहब फिरोज जी। अच्छा, कहीं क्यों बना? कब कुर्सी नहीं लगी? केरा को बना हटवाई है। अच्छा, होमगार्ड वाला हटाई। हाँ, केरा भी साहब केरा को हटाई। कितनी बजे आते हो नौकरी पे? सुबह कितनी बजे आते हो? वापस कितनी बजे जाते हो? तो दिन भर वही शुरू आप? दिन भर आपको खड़ा रहना पड़ता है। कितना टाइम हटाई? बार बार हटाई है। कितना महीना गया? 7-8 दिन। कितना दिन हुआ? 7-8 दिन हटाई। किनसे मिलना है? दिलीप जी से मिलना है भैया। अब जैसे आपको ये बात पता लगती है, यहाँ पे 5-10 मिनट में आएंगे, और ऐसी स्थिति में आप किसी प्रकार का बैठने की व्यवस्था नहीं है? बैठने की व्यवस्था नहीं है। आगे क्या होना चाहिए? क्या होने चाहिए? 2-4 कुर्सी होनी चाहिए, टेबल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 2-3 होने चाहिए। आप कितनी देर इंतजार करोगे यहाँ पे? 10-15 मिनट इंतजार करेंगे। खड़े ही रहोगे? खड़ी रहना पड़ेगा। खड़े क्यों रहोगे? क्योंकि हाँ, क्या करेंगे खड़े? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय देने के एक्ट का विरोध कर कांग्रेस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यह देश को खंडित करने और फूट डालो राज करो की नीति की पक्षधर है। जिस नागरिकता संशोधन बिल को कांग्रेस ने घोषणा की थी, मुख्य सेवक अशोक गहलोत स्वयं ने जिस बिल को लेकर तत्कालीन गृह सेवक को पत्र लिख मांग की थी, वही कांग्रेस और उसके नेता आज सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को जला रहे हैं। ये विचार भाजपा देहात जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पंवार ने बाजुमों द्वारा आयोजित CAA जन जागरण संवाद में कहे। जिलाध्यक्ष पंवार ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस देश को तोड़ने वाली ताकतों के विभाजनकारी मंसूबों को जन जन तक पहुंचाए। भाजपा CAA जिला प्रभारी महेंद्र उदिची ने कहा कि आज देश में पड़ोसी मुल्कों से आए शरणार्थियों में 70% से अधिक गरीब दलित समुदाय के लोग हैं, जिनका सब कुछ धार्मिक उन्माद की भेंट चढ़ गया। अतः ऐसे पीड़ितों को नागरिकता देने का विरोध करना सबसे बड़ी अमानवीयता होगी। बाजुमो के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने कहा कि गहलोत सरकार शॉर्ट टर्म मेमोरी से ग्रसित है।
जो अपनी जनता को ही भूल गई हैं। मुख्य सेवक के गृह जिले जोधपुर और कोटा समेत मासूमों की मौत हो रही है और सरकार आंखें मूंदे बैठी हुई है। बेरोजगार युवा सड़कों पर है, राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार के जिम्मेदार राजनीतिक बयानबाजियों में उलझे हुए हैं। युवा संवाद कार्यक्रम को भाजपा प्रदेश प्रतिनिधि चंद्रगुप्त सिंह चौहान, पूर्व विधायक दलीचंद डांगी, दिनेश कावड़िया, मंडल अध्यक्ष डबोक कुलदीप सिंह, महामंत्री मोहब्बत सिंह राव, मावली मंडल अध्यक्ष रोशन सुतार ने भी संबोधित किया। ये सभी व्यवस्थाएं जब अपना पूरा बहुमत आया तब अपन ने किया। अगली बार जो अपन थे उसमें अपना बहुमत थोड़ा कम था, निजी बहुमत भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा कम था, इसलिए वो ताकत अपन को मिल नहीं पाई। और इस बार जो ताकत मिली है, इस ताकत को जो उन्होंने अंदाजा बताया है काम करने का, वो अंदाजा आप लोगों को भी ये आने वाले चुनाव जो आ रहे हैं, जन जागरण अभियान का तो है ही है मामला, लेकिन जो आने वाला मेन जो चुनाव, मावली जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कार्यकर्ता बंधु जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जैन सोशल ग्रुप समता और समता युवा संस्थान उदयपुर द्वारा समता सिल्वर जुबली महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। संस्थान के 25वें वर्ष में प्रवेश पर इसका धमाकेदार आगाज जूनियर अक्षय कुमार फेम विकल्प मेहता की धमाकेदार प्रस्तुतियों के साथ हुआ। विकल्प ने मंच पर बच्चे, बुजुर्ग, युवाओं, महिलाओं सभी के साथ अक्षय कुमार के कई गानों पर डांस किया। वहीं अक्षय कुमार की आवाज में कई डायलॉग भी सुनाकर दर्शकों को रोमांचित किया। जेएसजी समता के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष कोठारी ने बताया कि महोत्सव 2020 के रूप में 25 वर्ष में प्रवेश के साथ ही समता द्वारा आने वाले वर्षों में सेवा कार्य, धार्मिक कार्य, अभिनंदन समारोह सहित समाज के उत्थान और विकास के कई कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में उप महापौर पारस सिंघवी, मुख्य अतिथि भाजपा उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक वीरेंद्र सिंह सच्चान, वशिष्ठ अतिथि के रूप में श्री जैन श्वेतांबर महासभा उदयपुर के सचिव कुलदीप नाहर ने भी अपना उद्बोधन दिया। जेएसजी यानी कि जैन सोशल ग्रुप समता और समता युवा संस्थान, मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ जेएसजी से, तो क्योंकि जेएसजी ऑल ओवर इंडिया में और ओवरसीज़ में भी है, हिंदुस्तान के बाहर भी है जैन सोशल ग्रुप। मैंने जेएसजी के प्रोग्राम दुबई में भी किए हैं, बेंगलोर में भी किए, मुंबई में, पुणे में, हर जगह किए हैं। लेकिन मुझे मौका मिला कि मैं उदयपुर आऊँ, तो उदयपुर मेरे बहुत ख़ास है, क्योंकि उदयपुर एज ए सिटी, शहर के हिसाब से भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही खूबसूरत है। दुनिया में सभी लोग उदयपुर को तो बहुत पसंद करते हैं, नंबर 1 डेस्टिनेशन भी है। साथ ही साथ मेरे मामा जी भी स्वयं जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर आया। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्रीज 40 की ओर से नववर्ष के स्वागत में अभिनंदन 2020 हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। एमएलएचयू के सभागार में आयोजित कवि सम्मेलन में मुख्य कवि के रूप में लाफ्टर चैंपियन सुरेश अलबेला ने कई चुटकुले और व्यंग सुनाकर लोगों को हंसा कर लोटपोट कर दिया। वहीं अलबेला के ननकाना हमले पर कविता सुनाकर लोगों ने जोश भर दिया। इसके साथ ही वीर रस के कवि मेरठ के सतपाल सत्यम, दिल्ली की राधिका मित्तल, कवि दिनेश देसीगी, अर्जुन अल्हड़ और मंच संचालकर्ता उदयपुर के कवि राव अजाशत्रु ने भी अपनी रचनाएं सुनाई। गांजारी तो चलो लगाई रहो अकल रो लोटियो, अरे मंदिर में बेई के बाबू भाग दिन को छाने मारो राम रघुवारा वाले जाने, अरे मारी माने मारो राम रघुवारा। पति ना छोड़ जाता है, पति ना छोड़ जाता है। हो जाए तुझे देखूं मैं पल भर को, तुझी से प्यार हो जाए। आज के दौर में व्यापार जो है वो टेंशन में है, क्योंकि व्यापार उद्योग अभी वेंटिलेटर पे समझो चल रहा है। तो हम ये समझते हैं इस वेंटिलेटर से निकालने का है कि थोड़ा हास्य व्यंग इसके साथ किया जाए, ताकि व्यापारिक थोड़ा सा हर्ष फुर्सी के साथ नए साल में थोड़ा आगाज करें और आगाज के साथ व्यापार पे ध्यान ज़्यादा दे पाए। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि नए साल का आगाज एक हास्य कवि सम्मेलन से किया जाए, जो एक राजस्थान लेवल का अच्छा यहाँ हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आचार्य नानेश जन्म शताब्दी को लेकर समता युवा संघ व साधु मार्गी जैन श्रावक संघ द्वारा आयोजित अनन्य महोत्सव 2020 के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर भिंडर व कानौड़ दोनों ही कस्बों में आयोजित हुआ। कानौड़ में 91 यूनिट व
विंडर में 76 यूनिट रक्तदान हुआ। आपको बता दें कि समता युवा संघ की स्थानीय शाखा एवं पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर के तत्वावधान में चिकित्सालयों पर शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं के साथ ही महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। पहली बार रक्तदान शिविर में महिलाओं की भागीदारी ने अन्य लोगों में भी उत्साह भर दिया और उन्होंने भी रक्तदान में हिस्सा लिया। इस मौके पर साधु मार्गी जैन संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र कामरिया, समता युवा संघ अध्यक्ष सुरेश मुर्रिया, शिविर संयोजक कोमल चंद्र कामरिया, सह संयोजक गजेंद्र जारोली, मंत्री आनंद धिंग, महिपाल तेजावत, राजेश वया, सुरेंद्र मुर्रिया, राजकुमार सहलोत एवं समस्त युवा संघ एवं बहुमंडल का सहयोग रहा। फर्स्ट बार मैंने दिया रक्त, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे पहले तो बहुत डर लग रहा था, पर इसके बाद इतनी खुशी हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि पुनः जब भी मौका मिले तो मैं पुनः अपना योगदान दूं ब्लड देकर। मुझे आज फर्स्ट बार ब्लड डोनेट करके बहुत खुशी हुई है। मुझे चक्कर भी आए, पर मतलब मेरा इरादा नहीं था कि मैं ब्लड नहीं दूँ। ये ब्लड उन लोगों के काम आए जिनके साथ दुर्घटना होती है और उनको रक्त नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ जिनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, न मेरे परिवार का है, न किसी और के परिवार का है, न मेरे जान पहचान का है, उनको मेरा ब्लड काम आवे। इससे चल के साथ मैंने अपना ब्लड डोनेट किया है और मैंने संकल्प लिया है कि मैं हर 6 महीने में ब्लड डोनेट करूँगा। संजय महोत्सव 2020 आचार्य श्री नानेश के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में समता युवा संघ के तत्वाधान में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जैन अजैन सभी भाइयों ने बहुत सहयोग किया। उसके लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तथा आगे भी हम आशा करते हैं कि ऐसा आयोजन जब भी हम करें आप उसको सार्थक बनाएंगे। धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। झील के बीच बन रही वेद होटल के निर्माण में सैकड़ों मजदूरों की जिंदगी लगी दांव पर। बिना लाइफ जैकेट के हिचकोले खाती चप्पू वाली नाव में बैठने को हो जाते हैं मजबूर। सूरत पुल बचाना है तो शहर के चिंतकों को आना होगा आगे। बिना विजन के चल रहे काम पर महापौर ने भी दर्शाई बेबसी। महापौर, उप महापौर सहित निगम के आला अधिकारियों की चाकरी करने वाले कर्मचारियों के बैठने के स्टूल तक हटाए। सुबह से लेकर शाम तक खड़े खड़े ही करनी पड़ती है जी हुजूरी। और पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी। पहले चरण में होने वाले मतदान स्थलों पर बैठने वालों को दिया अंतिम प्रशिक्षण। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में भी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।